चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटर जो है उसमें लास्ट टॉपिक पे आ गए थे, डाइलेक्ट्रिक। आज आपका खत्म हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक। तो लास्ट में जाते जाते हम एक चीज पढ़ रहे थे कि डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है एट कांस्टेंट चार्ज। मतलब कैपेसिटर की प्लेट पे जो चार्ज है वो कांस्टेंट है और डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट किया, तब किस किस चीजों पे फर्क पड़ेगा। तो मैंने एक टेबल बनवाई थी, तो पहली चीज मैंने लिखी थी चार्ज। तो चार्ज तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इनिशियल चार्ज Q, फाइनल चार्ज आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक वो भी Q ही रहेगा। तो Q अनचेंज रहेगा। इस पे सीधे सीधे सवाल आते हैं, मैं पहले भी बोला था, ठीक है। क्वेश्चन दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज। तो आपको आना चाहिए समझ में कि क्या क्या चीजें कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक। दूसरी चीज फिर हमने देखी थी कैपेसिटेंस। तो ऑब्वियस सी बात है कि डालने से पहले कैपेसिटेंस C थी, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कितनी हो जाएगी, K टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो K के फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। तीसरी चीज हमने देखी पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल कितना था, Q बाय C। फाइनली कितना होगा, V डैश बोल दो उसको, तो दैट विल बी Q डैश डिवाइडेड बाय C डैश। Q डैश Q के इक्वल रहेगा क्योंकि चार्ज आपका कांस्टेंट है। और C डैश कितना हो गया आपका, K टाइम्स ऑफ पुराना C। तो नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पुराना पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय K। ये भी मैंने बताया था, मतलब K के फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस K के फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी K के फैक्टर से डिक्रीज होगी आपकी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज V डिवाइडेड बाय D, है ना। और D मतलब प्लेट्स के बीच में सेपरेशन, वो चेंज नहीं कर रहे हो। तो V अगर K के फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी K के फैक्टर से डिक्रीज होगी, ठीक है। तो सारी चीजें अगर हम रिवाइज करें तो चार्ज अनचेंज रहेगा, कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस K के फैक्टर से डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी K के फैक्टर से डिक्रीज होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था एनर्जी स्टोर्ड। तो इनिशियल एनर्जी स्टोर की थी कैपेसिटर ने Q स्क्वायर बाय 2C। अब आधे बोलेंगे सर इसमें हाफ CV स्क्वायर क्यों नहीं यूज करें, कर सकते हैं, पर उसमें V आपका वेरिएबल है, उसको भी वापस चेंज करना पड़ेगा। तो Q स्क्वायर बाय 2C यूज करें कि हाफ CV स्क्वायर, वो डिसाइड करने का आसान तरीका है। देखो कौन सी चीज कांस्टेंट है। अगर दोनों चीजें वेरिएबल है तब आपके लिए दिक्कत है, Q भी वेरिएबल C भी वेरिएबल, तो ये यूज क्यों करना, तब हाफ CV स्क्वायर यूज करो, ठीक है। तो इस केस में हम कौन सा यूज करेंगे, Q स्क्वायर बाय 2C। क्यों, क्योंकि Q चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वो आपका सेम है। तो Q स्क्वायर बाय 2C इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड थी और फाइनल एनर्जी स्टोर्ड कितनी, Q डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C डैश। और क्योंकि Q डैश Q के इक्वल है और C डैश आपका K टाइम्स हो गया, तो हमारा आया था कि जो एनर्जी स्टोर्ड आएगी फाइनल, दैट विल बी इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय K, ठीक है। मतलब इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी थी आपकी, Q स्क्वायर बाय 2C, और फाइनल कितनी आएगी आपकी, Q अनचेंज्ड है और C K टाइम्स हो गया। तो ये तो एनर्जी का लॉस दिखा हमको, क्योंकि देखो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, क्योंकि K1 से बड़ा होगा तो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड छोटी होगी इनिशियल से। तो एनर्जी का लॉस कितना आएगा आपका, दैट इज U इनिशियल माइनस U फाइनल, दैट विल बी Q स्क्वायर बाय 2C इंटू 1 माइनस 1 बाय K। और ये लॉस हुआ किस वजह से, जो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया। जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे थे तो एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है ना, उसके ऑपोजिट हमको एक एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता है ताकि हम स्लोली इंसर्ट कर सके उसको, है ना। तो फोर्स ऊपर हम लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट डाइलेक्ट्रिक की नीचे होती है, तो उसका वर्क क्या आएगा आपका, नेगेटिव। वो कहां से आएगा, यही वाला। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी हमने लास्ट में देखा था, दैट विल बी माइनस Q स्क्वायर बाय 2C इंटू 1 माइनस 1 बाय K। नेगेटिव आना चाहिए वर्क, माइनस को अंदर ले जाओ, दैट विल बी Q स्क्वायर बाय 2C इंटू 1 माइनस K बाय K। और क्योंकि K 1 से बड़ा होगा तो दिस वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो एनर्जी आपकी फाइनली कम क्यों आई वो समझ में आ गया, इसकी वजह से समझ में आ गया, क्योंकि इसने नेगेटिव वर्क परफॉर्म किया जिसकी वजह से आपकी फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से कम हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट पोटेंशियल। ये दोनों के दोनों पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो बी पार्ट है इसमें, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस हमने कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इसमें। तो ये है आपकी कैपेसिटर की प्लेट और इसको हमने कनेक्ट करवाया हुआ है एक V वोल्ट के सोर्स से। तो सोर्स का काम क्या है सबको पता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन करेगा, वो पता है ना सबको।
अब इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ चुका है, एडवांस भी मेंस भी, दोनों के दोनों, ठीक है। न्यूमेरिकल भी पूछ चुका है, कंसेप्चुअल तो पूछता ही है इससे। ध्यान से एक एक चीज क्लियर करना कि क्या क्या कंसेप्ट है इसमें, ठीक। तो पहला पार्ट जो हमने पढ़ा था, ए पार्ट, वो था इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज। चार्ज कांस्टेंट था, बैटरी आपने हटा दी थी। दूसरा जो हम पार्ट पढ़ रहे दैट इज इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी अभी भी लगी हुई है और बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, देखो डाइलेक्ट्रिक आप यहां इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और फिर से स्लोली इंसर्ट करेंगे तो एक फोर्स आपको देना पड़ेगा, किसके इक्वल, एट्रैक्टिव फोर्सेस के इक्वल, ठीक है, समझ रहे हो। अब ध्यान से सुनना, टेबल हम जो बनाने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर इंसर्शन और आफ्टर इंसर्शन, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के पहले क्या क्या था और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद क्या क्या था। नीट, मेंस, एडवांस, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। अब देखो, रट्टा नहीं मारना है कि कौन कैसे के फैक्टर से इंक्रीज हुआ, कौन चीज के फैक्टर से डिक्रीज हुई, रट्टा नहीं मारना है, सारी चीजें लॉजिकल है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहली बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, चार्ज की बात बाद में करते हैं इस बार, सबसे पहली बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक। तो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस V, ऑब्वियसली बात है। फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, वो भी क्या रहेगा आपका V, क्योंकि बैटरी अभी भी लगी हुई है, उसका काम ही वही है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, और हमारी हेडिंग भी वही है, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड चीज हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की। तो इनिशियल कैपेसिटेंस वो C, आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या कैपेसिटेंस चेंज होगी, बिल्कुल, ये तो हम सीख चुके डिटेल में, दैट विल बी K इंटू C। समझ में आ गया, C डैश अगर इसको नाम देना चाहें तो C डैश विल बी K टाइम्स ऑफ C। थर्ड है हमारा V पता चल गया, C पता चल गया, तो चार्ज लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चार्ज, इनिशियल चार्ज हमारा मान लो था Q, दैट विल बी C इंटू V, है ना। तो फाइनल चार्ज आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, लेट्स से इट इज Q डैश, कितना हो जाएगा बोलो, नई कैपेसिटेंस इनटू नया पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो V ही है आपका। नई कैपेसिटेंस कितनी हो गई, K टाइम्स, तो KCV, या इसको लिख सकते हो K इंटू Q, मतलब नया चार्ज आपका कितना हो गया, पुराने चार्ज से K टाइम्स, ठीक है। हर चीज समझो, क्या चीज K के फैक्टर से इंक्रीज हुई। फोर्थ अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ध्यान से सुनना, यहां बहुत लोग फंसते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इनिशियल थी E, ठीक है, कितनी थी, V डिवाइडेड बाय D। V वाज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। फाइनल कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कितनी, V डैश बाय D। D से तो आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, प्लेट्स के बीच में सेपरेशन तो D ही है। V डैश फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या वो इनिशियल के इक्वल है, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा V बाय D, और V बाय D क्या है, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान देना, इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस तो अनचेंज रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अनचेंज रहेगी, ये ध्यान देना। पिछले में क्या हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस भी K के फैक्टर से डिक्रीज हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी K के फैक्टर से डिक्रीज हुई थी, पर इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस अनचेंज्ड है, इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अनचेंज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, V बाय D। D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स वो थोड़ी चेंज हो रही है, तो अगर V अनचेंज है तो E विल रिमेन अनचेंज। अब आधे बोलेंगे सर मैं तो इसको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से करूंगा, तो करो भाई, उससे भी वही आएगा। इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिखोगे आप, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। Q क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, यही तो होता है। नई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे आप, सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट, सीख चुके हैं, K के फैक्टर से डिक्रीज हो जाती है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद। सिग्मा इस बार क्या हो जाएगा, नया चार्ज बाय एरिया इनटू K डैश, नया चार्ज कितना बोलो, K टाइम्स ऑफ पुराना चार्ज, देखो ध्यान से, अपॉन A K एप्सिलॉन नॉट, K से K गायब, कितना आ गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे भी समझना चाहो, ऐसे समझ लो, आपकी इच्छा, पर इतना बड़ा क्यों करना, सीधा पोटेंशियल डिफरेंस से देखो ना, पोटेंशियल डिफरेंस अनचेंज तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिफ्थ देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड। तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड, अब कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, क्यू स्क्वायर बाय 2c की हाफ CV स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बाय 2c यूज कर सकते हैं, पर उसमें Q भी चेंज हो रहा है, C भी चेंज हो रहा है, तो बेटर है क्या यूज करो,
हाफ CV स्क्वायर। बोलो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड U डैश दैट विल बी हाफ C की जगह KC, V वो तो अनचेंज ही है, तो क्या हो जाएगी K टाइम्स ऑफ पुरानी एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, देखते हैं कितने बुद्धिमान लोग हैं तुम्हारी क्लास में। मुझे ये चीज बताना कि इनिशियल एनर्जी स्टोर थी हाफ CV स्क्वायर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद हो गई हाफ ऑफ के CV स्क्वायर, मतलब K टाइम्स इंक्रीज हो गई। ये एनर्जी आई कहां से? पिछला जो हमने पढ़ा था कांस्टेंट चार्ज पे जो हमारी एनर्जी थी वो कम थी हमारी, तो हम वहां तो लॉजिकली बोल सकते हैं ठीक है फाइनल एनर्जी हमारी कम आ रही है, तो एनर्जी खाया कौन? ये जो वर्क परफॉर्म हुआ आपका एक्सटर्नल वाला नेगेटिव वर्क, इसलिए एनर्जी कम हो गई। पर इस केस में तो मैं देख रहा हूं कि इनिशियल एनर्जी कम है, फाइनल एनर्जी ज्यादा है, तो ये एनर्जी बढ़ी कहां से? समझ रहे हो? और ऊपर से एक और चीज अगर हम देखें, ये एक्सटर्नल फोर्स अभी भी लगेगा, इसका वर्क अभी भी नेगेटिव आना चाहिए, तो फाइनल एनर्जी तो और कम होनी चाहिए आपकी, पर यहां तो फाइनल एनर्जी बढ़ रही है। तो ये एनर्जी किसने दी? ये एनर्जी दी इस बार बैटरी ने। बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है, याद है कितनी करती है वो भी हम देखेंगे, और आपको समझ भी आएगा कि हाँ यही हुआ होगा। पिछले केस में क्या था, बैटरी नहीं थी आपकी, सिर्फ आपने चार्ज करके उसको आइसोलेट कर दिया था, तो एनर्जी सप्लाई करने का कोई सोर्स नहीं था, इसलिए एनर्जी डिक्रीज हो रही थी। और डिक्रीज किसकी वजह से? नेगेटिव वर्क जो एक्सटर्नल फोर्स परफॉर्म कर रहा था उसकी वजह से वो डिक्रीज हो रही थी। पर इस केस में इंक्रीज हो रही है ना? तो इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि बैटरी लगी हुई है। ठीक है, वो है क्या क्या सप्लाई करती है आपकी? एनर्जी सप्लाई करती है। ठीक है, तो कितनी एनर्जी सप्लाई करेगी ध्यान से देखना। अब इस पे क्वेश्चन जेईई एडवांस पूछ चुका है और मेंस भी। क्वेश्चन था बैटरी बताओ कितना चार्ज सप्लाई करेगी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट होने के बाद। तो चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, ध्यान से अब सुनना, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब प्लेट पे कितना चार्ज था? क्यू। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद प्लेट पे कितना चार्ज हो गया? K टाइम्स Q। तो कितना चार्ज फ्लो किया होगा? KQ माइनस Q। ठीक है, तो कितना हो गया? Q कॉमन इंटू K माइनस 1। अरे आया पक्का? चल, अब एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, ये सारी चीजें लिखनी है और स्पेशली एडवांस वालों को, नीट वालों के लिए इतना बहुत है बस। एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी पढ़ चुके हैं ये। चार्ज सप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ ऑफ बैटरी विच इज V। चार्ज सप्लाइड Q इंटू K माइनस 1 इंटू V। Q इनिशियल चार्ज दैट कैन बी रिटन एज CV। CV इंटू V, CV स्क्वायर K माइनस 1। ठीक है, अरे आया? अब ध्यान से सुनना, फाइनल एनर्जी कितनी हुई थी कैपेसिटर में? इनिशियल एनर्जी कितनी थी? हाफ CV स्क्वायर। फाइनल एनर्जी कितनी हो गई? हाफ KCV स्क्वायर। इंक्रीज कितने का हुआ? हाफ CV स्क्वायर इंटू K माइनस 1। अच्छा, मुझे ये चीज समझ में आ गई, चलो इंक्रीज हुआ, वो किसकी वजह से हुआ होगा? ये जो बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की इसकी वजह से उसकी एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीज हो गई होगी, पर होनी कितनी इंक्रीज चाहिए? हाफ CV स्क्वायर K माइनस 1। ठीक, पर बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई की? CV स्क्वायर इंटू K माइनस 1। अब सुनना ध्यान से, एडवांस वालों के लिए स्पेशली, नीट वालों का कोई मतलब नहीं है इससे, ध्यान से सुनना। क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, बैटरी V वोल्ट की लगी हुई थी, उससे आपने धीरे 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 एक डाइलेक्ट्रिक उसमें इंसर्ट किया। हम क्या इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन के पहले और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट होने के बाद के इफेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, इन सारी चीजों पे, चार्ज के ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर, ये सब। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान से सुनना, जब सेकंड केस मैंने देखा कांस्टेंट PD मतलब बैटरी लगी हुई है, उसने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रखा है, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि फाइनल एनर्जी जो कैपेसिटर स्टोर कर रहा है विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, वो ज्यादा है K के फैक्टर से एज कंपेयर टू इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय इट विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, और कितना डिफरेंस आ रहा है? हाफ CV स्क्वायर K माइनस 1, क्योंकि हाफ K CV स्क्वायर फाइनल एनर्जी, हाफ CV स्क्वायर इनिशियल एनर्जी, तो हाफ CV स्क्वायर इंटू K माइनस 1। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया। अब ये एनर्जी दी किसने होगी? पिछले में तो कम हो रही थी हमारी एनर्जी केस 1 में, ये केस 2 है आपका। केस 1 में एनर्जी कम क्यों हो रही थी? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव वर्क परफॉर्म कर रहा था, जिसकी वजह से फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियल से कम आ रही थी। वो एकदम मुझे क्रिस्टल क्लियर होगा कि हाँ ये तो होगा ही होगा। बैटरी थी नहीं तो एनर्जी सप्लाई करने का कोई सोर्स नहीं था आपके पास,
समझ रहे हो, इसलिए एनर्जी डिक्रीज होनी ही पड़ेगी ड्यू टू द नेगेटिव वर्क डन। पर इस केस में मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि फाइनल एनर्जी स्टोर्ड ज्यादा आ गई इनिशियल से। वो क्यों आई होगी? क्योंकि बैटरी इस बार लगी हुई है और बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी सप्लाई करेगी, समझ रहे हो। और कितनी एनर्जी सप्लाई करती है? चार्ज फ्लोन थ्रू इट मल्टीप्लाइड बाय इट्स ईएमएफ। और कितना चार्ज फ्लो किया? सप्लाइड बाय बैटरी। बैटरी चार्ज नहीं का सोर्स नहीं है, पता है सबको। चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी लिख सकते हो, ठीक है। चलो, तो चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी कितना हो गया आपका? के क्यू फाइनल चार्ज था कैपेसिटर पे, क्यू इनिशियल, तो ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंस के क्यू माइनस क्यू, क्यू कॉमन, के माइनस वन, और क्यू को क्या लिख सकते हो आप? सी इंटू वी। क्यू वॉज इनिशियल चार्ज, सी वी, ठीक है। तो एनर्जी कितनी सप्लाई की बैटरी ने? क्यू इंटू वी। पढ़ चुके हैं पूरे इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में। क्यू कितना आया आपका? क्यू कितना आया आपका? चार्ज सप्लाइड मतलब चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, दैट वाज क्यू इंटू के माइनस वन इंटू ईएमएफ वी। क्यू को डाल दो सीवी, दैट विल बी सीवी स्क्वायर के माइनस वन। अब सुनना ध्यान से, जो एनर्जी का डिफरेंस आया था वो आया आपका हाफ सीवी स्क्वायर के माइनस वन बराबर बैटरी ने कितना वर्क एनर्जी सप्लाई की? सीवी स्क्वायर के माइनस वन। तो बैटरी ने अगर इतनी एनर्जी सप्लाई की तो ऑब्वियसली कैपेसिटर की एनर्जी इतने से ही बढ़नी चाहिए थी, पर मैंने देखा कैपेसिटर की एनर्जी सिर्फ इतने से बढ़ी, मतलब इसके आधे से। तो आधी कौन खा गया? ये जो नेगेटिव वर्क किया। अब समझ में आया इसके वर्क का क्या इंपॉर्टेंस है? ये भी क्वेश्चन एडवांस में पूछा जा चुका है कि वर्क बताओ। सो वर्क डन कितना होगा? सार लगा के ये भी लिख लेना। सो वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल। अब सुनना ध्यान से, इतने से एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए थी, पर हुई कितने से? इतने से, मतलब इसके आधे से। तो आधी कौन खा गया? जो एक्सटर्नल ने वर्क किया। तो कितना वर्क आ जाएगा नेगेटिव में? कितना? सीवी स्क्वायर इंटू के माइनस। इसमें से आधा ये चला गया तो बचा आधा, वो आधा कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ाने में आपकी एनर्जी गई, ठीक है। तो ये एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, और स्पेशली नीट वालों के लिए पहले 5 और ये जो लास्ट के हैं ये एडवांस वालों के लिए, सिर्फ उनको देखना है। मेंस एडवांस जो कर रहे हैं कोई मुश्किल नहीं है, कुछ रटना नहीं है, सब चीजें लॉजिकल है, ध्यान से समझो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो नोट करो इसको अच्छे से। चलो समझ में आ गया सारी चीजें। हाँ, अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप खुद से कर लेना, मैं सिर्फ बता दूंगा कैसे करना है। कंप्लीट में डिराइव नहीं करवाने जा रहा हूं क्योंकि वो बच्चों वाली चीजें है। वो क्वेश्चन क्या पूछता है कि फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, पढ़े थे हम लोग कितना? क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। रट्टा मार लेना इसका, सीधे सीधे सवाल पूछे जा चुके हैं इस पे, ठीक है। पढ़ाया था ना मैंने, डाइलेक्ट्रिक जब स्टार्ट करवाया था पहले ही लेक्चर में डाइलेक्ट्रिक के। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर दैट इज क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तो सवाल पूछा जाता है कि ये जो दोनों केसेस हमने अभी तक पढ़े, कांस्टेंट चार्ज वाले, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस वाला केस, इन दोनों केस में फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पे क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। मैं बता देता हूं, आप अपने उससे नोटबुक में लिख लेना, दोनों को सबको लिखना है, नीट वालों को भी और उसको भी, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद, अच्छा बिना डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए फोर्स कितना था आपका? क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक। केस 1 की बात कर रहा हूं मैं, एट कांस्टेंट चार्ज, ठीक। अब आपने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया, पूरे में इंसर्ट किया, मैं समझाने के लिए थोड़ा गैप दिया हूं, अब ध्यान से सुनना बहुत। इस पे चार्ज प्लस सिग्मा, इस पे चार्ज माइनस सिग्मा, कैपेसिटर पे देखोगे तो माइनस सिग्मा आई और इस पे प्लस सिग्मा आई, इंड्यूस चार्जेस कैसे होते हैं पता है ना सबको। अच्छा, अब मेरा सवाल है इस प्लेट पे, प्लेट नंबर 1 पे फोर्स चेंज हुआ या नहीं हुआ? पहले कितना लग रहा था? क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। क्यू एक प्लेट पे चार्ज, ए एरिया ऑफ ईच प्लेट, पता है ना। अब देखते हैं कि नया फोर्स कितना हुआ, एफ डैश, ठीक है। आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इस प्लेट 1 पे कितना फोर्स लग रहा है, या प्लेट 2 पे, किसी एक पे देखना होता है। चलो, तो कितना फोर्स होता है? क्यू इंटू ई। क्यू प्लेट 1 का चार्ज, ई किसकी वजह से? इसको छोड़ के सिस्टम में जितनी वे चार्जेस है सबकी वजह से। सो दैट विल बी ई ड्यू टू माइनस सिग्मा, ऑब्वियस सी बात है, प्लस ई ड्यू टू माइनस सिग्मा आई, प्लस ई ड्यू टू प्लस सिग्मा आई। ध्यान से सुनना आप, बहुत ध्यान से।
पिछला जो केस हमने पढ़ा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बीच में वैक्यूम, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तब इस प्लेट पे फोर्स सिर्फ कितना आया था, इस पे चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि ये तो चार्जेस थे ही नहीं ना, मतलब सिर्फ ये था, पर अब ये भी चार्जेस आ गए तो इनका भी लेना पड़ेगा। अब इनकी जो फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। क्यों? क्योंकि आप इस प्लेट पे फील्ड देख रहे हैं, तो इस नेगेटिव की वजह से इनवर्ड, इस पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड और डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो ले देखे कौन सी फील्ड बची, माइनस सिग्मा वाली, और वो किधर होगी, ये टूवर्ड्स, नेगेटिव है ना, टूवर्ड्स, तो फोर्स भी किधर लगेगा, टूवर्ड्स, तो क्या हो जाएगा, Q इंटू फील्ड ड्यू टू O, दैट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वो कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, मतलब पूरा ही बता दिया मैंने। तो क्या ये फोर्स चेंज होगा, नहीं, क्योंकि इनिशियल भी यही था, तो फोर्स विल रिमेन अनचेंज। केस 1 में। केस 2 में अगर पूछ ले तो केस 2 में क्या सेम चीज है, बस पोटेंशियल डिफरेंस आपने मेंटेन किया हुआ है V, समझ रहे हो, और चार्ज चेंज हुआ है, ध्यान देना। केस 2 में कितना हो गया था, K टाइम्स ऑफ पुराना चार्ज मतलब CV, तो K CV हो गया था आपका, ठीक। अब इनिशियल फोर्स तो अभी भी यही है, बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। फाइनल फोर्स क्या है, यहां तक वही आएगा, क्यों, क्योंकि अभी भी इन दोनों की फील्ड एक दूसरे को क्या करेगी, कैंसिल करेगी, तो क्या यही ये बचेगा और ये बचेगा, तो नया फोर्स कितना हो जाएगा आपका, Q डैश का स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी वही है, पर इसमें Q डैश Q के इक्वल है, मतलब पुराने चार्ज के इक्वल, पर क्या इसमें Q डैश चेंज हो गया, बिल्कुल, कितना हो गया वो, K टाइम्स ऑफ पुराना चार्ज, याद आया, उसका स्क्वायर, दैट विल बी K स्क्वायर Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। सो इन केस नंबर 2 the force acting on each plate increases by a factor of K square। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए कुछ नहीं है इसमें से, नीट के लिए सिर्फ 5 चीजें मैं बता रहा हूं, उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चार्ज पे क्या फर्क पड़ा दोनों केसेस में, कैपेसिटेंस, वो तो दोनों केसेस में K के फैक्टर से इंक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ा, और एनर्जी स्टोर्ड पे क्या फर्क पड़ा, बस ये 5 चीजें उनको करनी है। उसके बाद बैटरी ने कितना वो किया वो भी देख लो, ऐसा नहीं है टेस्ट सीरीज में आ सकता है, पर नीट में कभी नहीं आया, पर हाँ मेंस एडवांस में बहुत बार पूछा जा चुका वो कंसेप्ट। ठीक है, तो कंसेप्ट सीखो, रटना नहीं है कुछ भी, कि आधे लोग रट्टा मारने लगता है, केस 1 में ये अनचेंज, ये चेंज, एग्जाम में जाके भूल जाओगे वो सब। तो लॉजिकल है हर चीज, कि जब हम कांस्टेंट चार्ज की बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, तो चार्ज आइसोलेट कर दिया हमने पैरेलल प्लेट को, तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा आपका। अब C K के फैक्टर से इंक्रीज होना ही है, ऑब्वियस सी बात है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया आपने। अब Q इज इक्वल टू CV में Q अनचेंज है, C K के फैक्टर से इंक्रीज हो गया, तो ऑब्वियसली V K के फैक्टर से डिक्रीज हो गया। ऐसी सेकंड केस में कंपेयर करो, फिर V से कंपेयर करो इलेक्ट्रिक फील्ड को, और एनर्जी तो आपको पता है Q स्क्वायर बाय 2C यूज करो, या हाफ CV स्क्वायर से देख लो। ठीक है, अब उसमें आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को क्यूरियोसिटी रहती है कि सर ये एनर्जी कम ज्यादा कैसे हो रही है, तो अब वो समझ में आया। केस 1 में कम हो रही थी क्योंकि नेगेटिव वर्क परफॉर्म किया था एक्सटर्नल फोर्स ने, केस 2 में बढ़ रही है क्योंकि बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगी। पर हाँ एक चीज आपने वहां भी नोटिस की होगी कि बैटरी जितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है उतने से आपकी कैपेसिटर की एनर्जी इंक्रीज नहीं कर रही है, तो ये एनर्जी बची हुई खाया कौन, वही फिर से एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क आया था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नीट वालों के लिए लास्ट टॉपिक, ठीक है, एडवांस वालों के लिए अभी भी बचा है थोड़ा सा, नीट वालों के लिए लास्ट टॉपिक चैप्टर का, और पूछा नहीं गया है, पर हाँ टेस्ट सीरीज में पूछा जाएगा, और आपकी बुक्स में भी क्वेश्चन मिलेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज वाले। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का नीट वालों के लिए, अगले 10 मिनट में खत्म करेंगे फटाफट। ठीक, चलो ध्यान से सुनना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत आसान है, कुछ बहुत बड़ी वो नहीं है इसमें साइंस। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और इसी के पैरेलली हम पढ़ेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय BV, शॉर्ट में ब्रेक डाउन वोल्टेज BV। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे पहली चीज तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, प्योरली मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्योरली किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। आवाज आ रहा है ना, ठीक है, तो ये प्योरली मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब होती क्या, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। सपोज मेरे पास ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, इसको मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ,
बहुत ध्यान से सुनना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे देगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी है, तो आपको पता होना चाहिए वो है क्या एक्चुअल में। ठीक, अब सुनना बहुत ध्यान से। सबको पता है, आपने केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी कभी सुना होगा कि एवरी मटेरियल वो डाइपोल्स से मिलकर बना होता है, पता है ना। हर मटेरियल के अंदर आपके डाइपोल्स होते हैं, तो इसके अंदर भी आपके डाइपोल्स होंगे। तो ये सपोज एक डाइपोल है आपका, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। डाइपोल कैसे बनता है पता है ना सबको। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ये जो मटेरियल के अंदर डाइपोल है इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करो। क्या जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगा? बिल्कुल। किधर लगेगा? इस प्लस क्यू पे इधर, इस माइनस क्यू पे फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। कितना? क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। ठीक, अभी भी नेट फोर्स कितना है? जीरो, क्योंकि क्यू ई पॉजिटिव पे इधर, क्यू ई नेगेटिव पे उल्टी डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना है? जीरो। पर एक चीज आप ध्यान से नोटिस करो कि क्यू ई ये जो दोनों लग रहे हैं, क्या इसकी वजह से एक स्ट्रेस डेवलप होगा इसमें? बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात। अभी जैसे मेरे हाथ है, कोई ऐसा खींचे इस साइड से और 10 न्यूटन का फोर्स इतना ही लगा है इस साइड से, ठीक है, नेट फोर्स तो जीरो है, पर क्या स्ट्रेस डेवलप होगा? बिल्कुल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें भी क्या डेवलप होगा? स्ट्रेस। किसकी वजह समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की एक्सटर्नल, उसमें मटेरियल को रखा, तो अंदर में जो डाइपोल है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। नेट फोर्स अभी भी जीरो है, नो डाउट, किसी भी डाइपोल पे, पर हां उसके अंदर क्या डेवलप होगा? आपका स्ट्रेस। तो क्या यहां पे लिख सकते हैं? अ स्ट्रेस इज डेवलप्ड। अब सुनना बहुत ध्यान से। अब आप इस फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जाओ, मतलब पहले मान लो आपने 10 लगाई मैग्नीट्यूड, अब 20 लगा दिया, क्या ये स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ेगा? फोर्स अभी भी नेट फोर्स जीरो है, पर क्या ये स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ेगा? और फील्ड बढ़ाओ और ज्यादा बढ़ेगा, और फील्ड बढ़ाओ और ज्यादा बढ़ेगा। तो क्या फील्ड बढ़ाते 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 एक फील्ड ऐसी आएगी जिसपे स्ट्रेस इतना ज्यादा डेवलप हो गया कि आपके जो डाइपोल्स है वो टूट जाएंगे, मतलब जो आपका मटेरियल है वो ब्रेक कर जाएगा। समझ में आ गया? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। मतलब हिंदी में अगर सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड झेलने की ताकत, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना झेल सकती है, कितना वो मटेरियल झेल सकता है। तो जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकता है उतनी ज्यादा उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेसिकली आपको बताता है कि कोई भी मटेरियल कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होता है, डाइपोल्स के अंदर स्ट्रेस डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाके आपका मटेरियल ब्रेक कर जाता है। समझ में आ रहा है? तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तक आपका मटेरियल ब्रेक नहीं करेगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो किसी भी मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो यूनिट होगी, क्या ये एक्चुअल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है? बिल्कुल। तो इसकी जो यूनिट होगी वो वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, या आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं, किससे? E इज इक्वल टू dV बाई डी आर, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की आपको किसी भी क्वेश्चन में देखना न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर में दी होगी, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना ये है क्या। ठीक है, मैं बता चुका ये है क्या। ठीक है, ये वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपका मटेरियल झेल सकता है। मतलब सपोज कोई मटेरियल 1 है आपके पास, ठीक, मटेरियल 1 में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है सपोज 1000 न्यूटन पर कूलम। तो आप क्या बोलोगे कि अगर आप मटेरियल 1 को 2000 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो वो भगवान को प्यारा हो जाएगा, मतलब वो जो मटेरियल है वो आपका ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक आपका मटेरियल ब्रेक नहीं करता, दैट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। ये कुछ नहीं है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सब लिखने के बाद अपने शब्दों में लिख लेना, अ स्ट्रेस इज डेवलप्ड ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज्ड द स्ट्रेस इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, फुल स्टॉप। So at a particular value of electric field, the stress developed is so high that the material breaks down. As if the material breaks. ठीक है, that value of electric field is called
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। लिख लोगे और नीचे स्टार लगा के समराइज करने के लिए लिख लेना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बी अप्लाइड टू द मटेरियल विदाउट ब्रेकिंग इट। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल is defined as the maximum value of electric field that can be applied to the material without breaking it। उससे ज्यादा फील्ड आप नहीं लगा सकते। ठीक है, प्योरली किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? मटेरियल की, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। हर मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग अलग होगा, किसी का 1000 वोल्ट पर मीटर, किसी का 1500, किसी का 2000। ठीक है, और हम चाहते हैं जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो किसी भी मटेरियल का वो उतना अच्छा है। तो डे टू डे लाइफ में जो हम यूज करते हैं उसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफी अच्छी खासी रहती है, समझ रहे हो। बहुत कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी तो बहुत छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड में डैमेज हो जाएगा, वो जो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो अच्छे से काम करे, इवन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ जाए उस पर भी। ठीक है, इसी के लिए हम ऐसे मटेरियल्स को प्रेफर करते हैं जिनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। क्वेश्चन इस पे नहीं पूछते, क्वेश्चन ब्रेकडाउन वोल्टेज पे आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको बुक्स में भी मिलेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेसिकली आपका क्या है, एक कंसेप्चुअल पोर्शन है, सिर्फ थियरी पार्ट है इसमें कि क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, वो सब। ठीक, चलो अब आते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर। ठीक है, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज की जब हम बात करेंगे तो अब बात करते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज की। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, मेंस में भी दिखेंगे। हाँ, मेंस में तो आ चुका है, बल्कि 2 साल पहले इसका न्यूमेरिकल। नीट में आपको बुक्स में दिखेंगे इसके न्यूमेरिकल। तो फील लेना ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, वो समझ में आ गया। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, ध्यान से सुनो। सपोज ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है अंदर। ये आपकी क्या है, बैटरी है V वोल्ट की। ठीक, ये आपका सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है D। ठीक, अब ध्यान से सुनना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी कितना मेंटेन करेगी, V। बैटरी का काम ही वही है। ठीक है, ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, तो उसका काम ही वही है कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा, तो मेरा एक सवाल है, किस V को हम क्या लिख सकते हैं? क्या दिस V इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D? पढ़ चुके हम इतनी बार अब तो। अच्छा, अब सुनो, सपोज मेरे पास ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल वोल्टेज की बैटरी मैंने लिया, मतलब इसकी वोल्टेज मैं अपने मन से कम ज्यादा कर सकता हूं। तो सपोज मैंने पहले 10 वोल्ट लिया, ठीक, फिर मैंने 15 वोल्ट कर दिया उसको, फिर 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, मतलब ऐसे वेरी करवा रहा हूं। और कभी भी आपको ये सिंबल दिखे, मतलब ये वेरिएबल बैटरी का सिंबल है आपका, ध्यान देना। ठीक है, मैंने करंट में नहीं बताया था, अब मैं बता रहा हूं। कभी भी आपको ये सिंबल दिखे तो ये वेरिएबल बैटरी का सिंबल है आपका। अब ध्यान से सुनना क्या हुआ। सपोज मैं इस बैटरी की वोल्टेज लगातार बढ़ाता जाता हूं, V इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब V इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। ठीक, अब मुझे एक चीज बताओ कि V अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा, क्या E भी आपका इंक्रीज होगा? बिल्कुल, क्योंकि D तो आपका कांस्टेंट है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स थोड़ी चेंज हो रहा है। तो D अगर कांस्टेंट है, सो कैन आई से दैट ऑन इंक्रीजिंग V E मस्ट इंक्रीज? बिल्कुल। तो क्या V बढ़ाते V मतलब बैटरी का वोल्टेज, क्या V बढ़ाते एक V ऐसा आएगा जिसपे E इतना हाई हो गया कि वो किसके इक्वल हो गया, आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्योंकि V बढ़ा रहे हो, E बढ़ रहा है, और E बढ़ते क्या एक स्टेज ऐसी नहीं आएगी कि वो E किसके इक्वल हो जाए, इस मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल। बिल्कुल, ये मटेरियल है यहां पे आपका, ठीक है, इस मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल। सही है, तो V आप बढ़ाते जा रहे हो, तो आपने ऑब्जर्व किया V बढ़ा तो E बढ़ा। ठीक है, तो E बढ़ते एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो किसके इक्वल हो जाए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल पे। उस टाइम जो आपका बैटरी का V होगा, दैट इज नोन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज। नाम से ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मतलब कि कैपेसिटर से जो बैटरी कनेक्टेड है, अगर इसकी वोल्टेज इस कैपेसिटर के ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा है, सपोज इस कैपेसिटर की ब्रेकडाउन वोल्टेज है 10 वोल्ट, ऐसी एग्जांपल के लिए कितनी है, 10 वोल्ट, और आपने इसको कनेक्ट करा दिया ऐसी बैटरी से जिसकी ईएमएफ है 15 वोल्ट, तो क्या इसके प्राण उड़ जाएंगे? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम कितना वोल्टेज झेल सकता है, 10। जो मैक्सिमम वोल्टेज कैपेसिटर झेल सकता है, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। मतलब जिस वोल्टेज के ऊपर अगर आप वोल्टेज अप्लाई कर दो कैपेसिटर के अक्रॉस,
तो वो वोल्टेज जो है वो आपका खराब हो जाएगा, मतलब जो मटेरियल है वो आपका टूट जाएगा। ठीक है, तो क्या ई बढ़ते 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 आपका किसके इक्वल हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल। तो V भी आपका उस टाइम जब E डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल होगा, उस टाइम जो V होगा दैट V इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो क्या मैं यहां से फॉर्मूला लिख सकता हूं? ब्रेक डाउन वोल्टेज BV दैट इज इक्वल टू E, उस टाइम E क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाइड बाय D। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ ब्रेक डाउन वोल्टेज। सो ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ अ कैपेसिटर इज गिवन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय D। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, ऑब्वियसली। ठीक है, तो अल्टीमेटली ब्रेकडाउन वोल्टेज भी किस पे डिपेंड करेगा? क्योंकि ब्रेकडाउन वोल्टेज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज भी किस पे डिपेंड करेगा? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट हमें लिख लेना है बीवी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, एंड सेकंड बीवी एक चीज पे और डिपेंड कर रहा है, डी पे। दिख रहा है आपको? सो बेसिकली डी इज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, डी इज बेसिकली सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज दो चीजों पे डिपेंड करती है, पहली मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, दूसरी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पे। पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल की प्रॉपर्टी, उसका डी से कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है इस पे, और इस पे तो न्यूमेरिकल भी पूछता है। कैसे? अभी करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, 5 मिनट लगेगा, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेसिकली अगर मैं रिवाइज करवाऊं तो क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बी अप्लाइड टू अ मटेरियल विदाउट ब्रेकिंग इट। अगर उससे ज्यादा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो उस मटेरियल के प्राण उड़ जाएंगे, वो मटेरियल आपका फूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की ही वैल्यू है। तो उसकी जो यूनिट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही यूनिट होगी, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। अब ब्रेकडाउन वोल्टेज पे अगर आते हैं तो ब्रेकडाउन वोल्टेज आपकी क्या होती है कि अगर आप कैपेसिटर को V वोल्ट की बैटरी से लगाते हैं तो बैटरी का काम क्या है? उसके अक्रॉस V वोल्ट मेंटेन करेगा। तो उस V को आप क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड इनटू D। पढ़ चुके हैं हम, पूरे चैप्टर में यही पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर आप बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो क्या आपका कॉरस्पॉन्डिंगली E बढ़ेगा, क्योंकि D आप अनचेंज कर रहे हैं, D तो चेंज कर ही नहीं रहे हैं। तो अगर आपका V बढ़ रहा है तो E बढ़ रहा है। ऐसा होते होते एक स्टेज ऐसी आएगी जब E किसके इक्वल हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो V होगा दैट V इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसलिए फॉर्मूला क्या आया? एट द टाइम ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल multiplied by D. So BV is basically dielectric strength into D. So BV किस चीज पे डिपेंड करेगा? जिस पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कर रहा है, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे, और दूसरा D के ऊपर। D मतलब सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। समझ गए? पक्का? अब होता है कि आप ध्यान से सुनो, ब्रेकडाउन वोल्टेज का सिग्निफिकेंस क्या है। सपोज किसी कैपेसिटर की BV 10 वोल्ट है, BV मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, किसी कैपेसिटर की BV अगर 10 वोल्ट है और उसको आप किसी 15 या 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दे तो वो कैपेसिटर आपका क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और न्यूमेरिकल उसी पे आते हैं कि मैक्सिमम बताओ कितना लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना लगा सकते हो? ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल। तो फिर सवाल कैसे बनते हैं? सवाल बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर। एक सिंगल पे थोड़ी ना सवाल पूछेगा। एक सिंगल की BV आपको दी हुई है तो ये थोड़ी क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्सिमम वोल्टेज बताओ कितना लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम तो BV के इक्वल लगा सकते हैं। या पूछ ले मैक्सिमम चार्ज बताओ कितना स्टोर कर सकता है, तो C इंटू वी, और V मैक्सिमम कितना? BV के इक्वल। तो मैक्सिमम चार्ज कितना हो जाएगा? C इंटू BV। BV क्वेश्चन में दिया हुआ है, C उसकी कैपेसिटेंस दी होगी, डायरेक्ट क्यों आ जाएगा? ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा। तो क्वेश्चन पूछता है वो कॉम्बिनेशन के ऊपर। समझ रहे हो? 3 कैपेसिटर को या 4 कैपेसिटर को सीरीज में लगा दिया, एक की BV अलग, दूसरे की BV अलग, तीसरे की BV अलग। बोलेगा बताओ सिस्टम की BV कितनी है, मतलब इस सिस्टम के अक्रॉस कितना मैक्सिमम वोल्टेज लगा सकते हैं बिना डैमेज करवाए। ये क्वेश्चन आते हैं आपके नीट में भी और मेंस में भी। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल है, कुछ नहीं है। सो क्वेश्चन कैसे आता है देखो ध्यान से। सपोज ये हमारा कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड जिसकी BV है 15 वोल्ट। ये है आपका 3 माइक्रोफैरड जिसकी BV है सपोज कितना ले, 5 वोल्ट ले लेते हैं। ये है आपका 4 माइक्रोफैरड जिसकी BV है सपोज 6 वोल्ट। ठीक, थोड़ा अजीब आएगा आंसर क्योंकि मैंने वैल्यूज अपने से दी हैं। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट
द बीवी ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम की बीवी बताओ कितनी होगी, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ सिस्टम। बीवी का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब इन तीनों कैपेसिटर्स को मैक्सिमम कितने वोल्ट की बैटरी से आप कनेक्ट करवा सकते हैं, मतलब ये 2, ये 3, ये 4, इन तीनों को सीरीज में सबको दिख रहा है, इन तीनों को मैक्सिमम कितने वोल्ट की बैटरी से आप लगा सकते हैं बिना किसी को डैमेज करवाए, ये मतलब है इस क्वेश्चन का। और हर एक की बीवी अलग अलग है, मतलब अगर इसके अक्रॉस 15 से ज्यादा हो गया तो इसके प्राण उड़ जाएंगे, इसके अक्रॉस अगर 5 से ज्यादा हो गया तो इसके प्राण उड़ जाएंगे, इसके अक्रॉस अगर 6 से ज्यादा हो गया तो इसके प्राण उड़ जाएंगे। तो सवाल वही है, मैक्सिमम बताओ कि कितना कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं दोनों आपको बताऊंगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे निकालना है बीवी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। चलो आगे देखो अब। अच्छा, अब बीवी सिस्टम की निकालनी है। चल, अब मुझे एक चीज पता है कि मैक्सिमम वोल्टेज ये वाला कैपेसिटर 15 वोल्ट झेल सकता है, बराबर। तो मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर कर सकता है वो भी मैं निकाल सकता हूं, कितना बताओ। तो मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड बाय फर्स्ट कैपेसिटर दैट विल बी C into V which is 30 माइक्रोकूलम। सिमिलरली मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड बाय सेकंड दैट विल बी 3 into 5 15। Similarly, maximum charge stored by third that will be C into V 24। तो मेरे को एक चीज बताओ कि जब आप इसको किसी V वोल्ट की बैटरी सप्लाई करोगे, चार्ज आएगा क्या? इससे चार्ज 30 से ज्यादा जा सकता है? नहीं। क्या इससे चार्ज 15 से ज्यादा जा सकता है? नहीं। क्या इससे चार्ज 24 से ज्यादा जा सकता है? नहीं। पर मेरे को एक चीज पता है, क्योंकि तीनों सीरीज में, तो चार्ज तो सेम जाना चाहिए तीनों से। बिल्कुल सही बात है। अब तीनों चार्ज से सेम मतलब क्या 30 जा सकता है? मैक्सिमम देखोगे ना, मैक्सिमम पता चल गया तो मेरे को V मैक्सिमम आ जाएगा। C इक्विवेलेंट Q क्या यूज करोगे? अल्टीमेटली आपको यूज क्या करना है? Q मैक्स इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V। C इक्विवेलेंट आप सीरीज कॉम्बिनेशन 2 3 4 का निकाल लोगे, Q मैक्स बस आपको पता चल जाए। और Q क्योंकि मैक्सिमम है तो ये जो V आएगा ये भी क्या आएगा? मैक्सिमम। वही आपसे पूछा है, सिस्टम की BV मतलब मैक्सिमम V की वैल्यू बोली है। तो मैक्सिमम V कितना हो जाएगा? मैक्सिमम चार्ज विच कैन बी फ्लोन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब मैक्सिमम चार्ज क्या इनसे 30 जा सकता है? तीनों से सेम जाएगा क्योंकि सीरीज में है। क्या 30 जा सकता है? चेक करते हैं। इससे तो 30 चला जाएगा क्योंकि मैक्सिमम 30 स्टोर कर सकता है, पर ये मैक्सिमम कितना कर सकता है? 15। तो 30 जा सकता है कभी? कभी भी नहीं जा सकता, खराब हो जाएगा ये बेचारा। मैक्सिमम ही ये 15 स्टोर कर सकता है, तो 30 तो कभी जा ही नहीं सकता। समझ गए? तो 30 का तो सवाल नहीं उठता। अब देखते हैं 15 मतलब 24 जा सकता है क्योंकि ये मैक्सिमम 30 स्टोर कर सकता है, तो 24 तो आराम से कर सकता है। ये 24 कर सकता है, पर ये बेचारा कितना कर सकता है? 15। तो 24 में इसके प्राण उड़ जाएंगे। तो मैक्सिमम कितना भेज सकते हो? 15 माइक्रोकूलम। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपके पास 3 4 5 कितने भी कैपेसिटर सीरीज में है तो सबसे कम मैक्सिमम चार्ज जो स्टोर करेगा, है ना। तो सिस्टम को जब आप सीरीज में किसी बैटरी के क्रॉस लगाओगे तो मैक्सिमम चार्ज जो फ्लो करेगा वो उतना ही होगा जो सबसे कम जिसने स्टोर कर रखा था। समझ रहे हो? क्योंकि अगर उससे ज्यादा चार्ज भेजा तो जिसने सबसे कम स्टोर कर रखा था वो खराब हो जाएगा, और आप नहीं चाहते कि कोई भी खराब हो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है विदाउट सिस्टम को कोई डैमेज किए बिना, विदाउट डैमेजिंग द सिस्टम यू हैव टू कैलकुलेट द बीवी ऑफ द सिस्टम। समझ में आ गया? तो सबसे पहले क्या निकाला आपने? सबकी बीवी अलग अलग दी हुई थी तो उससे मैक्सिमम चार्ज स्टोर निकाला। अब देखा सबसे कम किसका है? 15। ठीक है, तो क्योंकि तीनों सीरीज में तो चार्ज तो सेम जाएगा, पहली चीज मुझे क्लियर है। तो 15 जाएगा या 24 या 30? मैक्सिमम कितना जाएगा? 15 ही जा सकता है। आधे सोचते सर मैक्सिमम तो 30 जा सकता है, पर 30 जाने पे ये दोनों खराब हो जाएंगे क्योंकि ये मैक्सिमम ही 15 झेल पा रहा है। आ गया अब आंसर खत्म। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? बोलो। सो ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ सिस्टम विल बी मैक्सिमम चार्ज जो इनसे जा सकता है कितना? 15 माइक्रोकूलम अपॉन C इक्विवेलेंट 2 3 4 का इक्विवेलेंट। अब ये तो कर ही लोगे यार, 1/2 1/3 1/4 12 LCM 6 4 3 6 4 10, उल्टा भी करना है 12/13। तो ये आ गया आपका वोल्ट में। तो इतना मैक्सिमम वोल्टेज हम लगा सकते हैं। 15 into 13 195, हाँ 195/12 16 पॉइंट समथिंग। तो सिस्टम की बीवी आएगी 16 पॉइंट समथिंग। अब आधे बोलेंगे सर 16 पॉइंट समथिंग में तो ये वैसे ही खराब हो जाएगा बेचारा। नहीं प्यारे, वो 16 पॉइंट समथिंग टोटल है, वो अब तीनों में अलग अलग भी तो जाएगी, तो चेक कर लेना है, ये 5 से कम ही आएगी आपकी, क्या खराब नहीं होगा वो, परेशान मत हो। ठीक है, चलो। अरे बोलो,
अरे ऑब्वियस ही बात है, 15 चार्ज जा रहा है, 3 आपका कैपेसिटेंस है तो कितना आ गया 5 वोल्ट। ये कितना 7.5 Q/C, ये कितना 3.75, ऐड करो 12.5 और 15 कुछ तो 16 पॉइंट समथिंग, वही तो आ रहा है मेरा। खराब थोड़ी ना हो रहा है, इसके अक्रॉस 5, मैक्सिमम 5 झेल सकता है ना, तो बच गया ये भी बच गया, ये भी बच गया, तो सब बच गए। पर मैक्सिमम बीवी कितना आएगा 15 × 13/12, जो भी उससे आएगा सोल्व करके, शायद आएगा 12.5 16.25 कर लोगे। तो ये था सीरीज में बीवी सिस्टम की कैसे निकालनी है। अब पैरेलल में तो उससे आसान तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उससे आसान। तो कैसे, सिंपल, पैरेलल तो मतलब ये 2 माइक्रोफैरड 15 वोल्ट इसकी बीवी है, ठीक, ये एक और 4 माइक्रोफैरड इसकी बीवी 20 है, दोनों को पैरेलल में लगाया, बोला बताओ ये जो बैटरी है ये मैक्सिमम कितना वी इसका हो सकता है विदाउट डैमेजिंग एनीवन, किसी को भी डैमेज नहीं किया आपने, बताओ सिस्टम की बीवी। पैरेलल है ना, ये सीरीज था अब पैरेलल है, ये तो सीधा आंसर है। तो मतलब जिसको कुछ आता होगा थोड़ा बहुत भी वो भी बता देगा। सिस्टम की बीवी आएगी 15, समझ रहे हो, मतलब अगर आप इसको सोचो 20 वोल्ट दे दो, अगर ये 20 दे दो तो क्योंकि दोनों पैरेलल में तो इसके अक्रॉस भी 20, इसके अक्रॉस भी 20 में बेचारे के प्राण उड़ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम कितना इसके अक्रॉस हो सकता है 15, तो 20 कैसे हो सकता है, तो 20 तो नहीं हो सकता। 15 पे चेक करते हैं, तो 15 वोल्ट अगर मैंने दिया तो इसके अक्रॉस 15, इसके अक्रॉस 15, क्या मैक्सिमम 15 झेल सकता है, तो बच जाएगा। ये मैक्सिमम तो 20 झेल रहा है और आ सिर्फ कितना रहा है 15, तो ये भी बच जाएगा, ठीक है। तो सिंपल, सबसे सिंपल है पैरेलल ग्रुपिंग में हमेशा बीवी देखना सबसे आसान है, जिसकी सबसे कम बीवी होगी ओवरऑल सिस्टम की बीवी वही होगी पैरेलल में। और सीरीज में आपको 4 से कंपेयर करना है, जिसका सबसे कम चार्ज स्टोर होगा इनिशियल से आप देख लोगे, ठीक है, वो आपका फाइनल चार्ज सबसे फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज में सबसे चार्ज सेम फ्लो करता है। उसकी हेल्प से आप उसको लिखो Q को इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू बीवी, और बीवी आ जाएगा आपका Q/C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट सीरीज आता ही है सबको निकालना, अब सीख गए। अब क्वेश्चन अगर उसको बहुत मुश्किल बनाना है तब वो क्या करता है आप समझ ही गए होंगे, सीरीज पैरेलल दोनों एक ही साथ करवा देगा, तब बताओ कितना बीवी होगा। तो ये मैं होमवर्क देता हूं आप लोगों को, सब लोगों को करके मुझे सेंड करना है, ये क्या बता देता हूं मैं क्या करना है। 4 माइक्रोफैरड इसकी बीवी है 15 वोल्ट, 6 माइक्रोफैरड, बहुत मुश्किल नहीं दूंगा, मुश्किल भी दे सकता है सर्किट में, पर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आसान ही लगेगा सब कुछ। 5 वोल्ट, ठीक, ये सीरीज में है। अब इसके साथ कनेक्ट करवाया ये एक और 4 माइक्रोफैरड या 2 ले लेते हैं, चलो 2 माइक्रोफैरड, और इसकी बीवी है 10 वोल्ट, ठीक। क्वेश्चन है सिस्टम की बीवी बताओ, मतलब इस V की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। अब आपको कैसे करना है हिंट मैं देता हूं, कर लोगे, वैसे कुछ नहीं है, बच्चों वाली चीज है, कंसेप्ट बस क्लियर रखा करो आपने। बीवी का मतलब क्या होता है, कैसे बीवी हमने निकाली सीरीज में, पैरेलल में बीवी कैसे निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको सीरीज सोल्व करनी पड़ेगी, वो दिख रहा है कैसे, इन दोनों के लिए बीवी आपको इफेक्टिव निकालनी पड़ेगी। अब ये और ये पैरेलल है, पैरेलल में तो सबको पता है जो सबसे छोटी जिसके अक्रॉस होगी, मान लो एग्जांपल के लिए इन दोनों की बीवी सोल्व होके आई 12 वोल्ट, एग्जांपल के लिए कमी आएगी मुझे लग रहा है 10 से, मान लो इन दोनों की सोल्व होके आई 12 वोल्ट, और इक्विवेलेंट कुछ तो आएगा 24/10 2.4 माइक्रोफैरड, तो 2.4 से रिप्लेस कर दो जिसकी बीवी कितनी 12 वोल्ट, और ये पैरेलल में लगा 2 माइक्रोफैरड जिसकी बीवी कितनी 10 वोल्ट, और क्योंकि आपस में पैरेलल तो मैक्सिमम कितना लगा सकते हो आप 10, क्योंकि अगर आपने 12 लगा दिया तो इसके प्राण उड़ जाएंगे, तो मैक्सिमम कितना लगा सकते हो 10, 10 में ये भी सेफ रहेगा और ऊपर वाला तो सेफ है क्योंकि उसके अक्रॉस तो मैक्सिमम 12 लगा सकते हो। समझ गए, पक्का कर लोगे। अब इसमें बनाने को कुछ भी बना सकता है, 3 ऊपर सीरीज में, नीचे की ब्रांच में 2, तो पहले उन तीनों का सीरीज सोल्व करो, नीचे के 2 का सीरीज सोल्व करो, कुछ तो आएगा, उनका आपस में पैरेलल देख लो, बस। पैरेलल तो सबसे आसान है, जिसका सबसे छोटा उतना लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो नीट वालों के लिए आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, कुछ नहीं है। मेंस एडवांस वाले अभी रुकेंगे, ठीक है, अभी आज 10 मिनट और है, 10 मिनट में 2 कंसेप्ट मैं कराऊंगा और एक छोटा सा कंसेप्ट और बचेगा, तो वो मैं या तो ग्रुप पे बता दूंगा अगर हुआ तो, नहीं तो मंडे के लेक्चर में स्टार्टिंग में जस्ट बता दूंगा,
ठीक है, मंडे को ग्रेविटेशन स्टार्ट करना है वो फिक्स है। स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूंगा 10-15 मिनट, ऐसा कुछ वो नहीं है। कल छुट्टी रहेगी संडे, आराम से पूरा चैप्टर कवर करो, शीट मिलेगी, होमवर्क मिलेगा, दोनों को नीट मेंस दोनों को, उसको सोल्व करो। ठीक है, नीट वालों के लिए चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, सारी चीजें पढ़ लो, सर्किट थियरी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक डालने पे क्या होता है, सर्किट में अगर बहुत सारे कैपेसिटर लगे हों व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है, तब इक्विवेलेंट कैसे निकालनी है, या सेम पोटेंशियल वाले कंसेप्ट जो मैंने सारे सिखाए थे। क्वेश्चन मैंने बहुत कम कराए हैं इसमें, क्योंकि मैं करंट में करा चुका हूं, सारी चीजें वही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि आपका आरसी सर्किट, तो आरसी सर्किट में एकदम बेसिक चीजें। ठीक है, उसके थर्ड लेक्चर में जो हुआ तो मैंने बताया था, नीट वालों करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ चार्ज टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, करंट कैसे करता है, वो सब उनको देखना है। ठीक है, तो सारी चीजें पढ़ो, किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है तो उसको पूछो। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मुश्किल है, मजेदार चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, तो मंडे से स्टार्ट करेंगे हम लोग ग्रेविटेशन, और मेंस वाले अभी बने रहेंगे। नीट वाले लोग अपनी आंखें बंद कर लें, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होने जा रहा है, तो वो अभी जा सकते हैं। तो अभी सिर्फ मेंस और एडवांस वालों के लिए, तो अब ध्यान से देखो, मेंस एडवांस वाले लोग, बीवी तक समझ में आ गया। अब उसके बाद 3 कंसेप्ट और बचते हैं, 2 आज हो जाएंगे क्योंकि टाइम उतना नहीं है। एक मंडे को स्टार्टिंग में कर लेंगे, 10-15 मिनट लगेगा, और उसके बाद ग्रेविटेशन मंडे को ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, ग्रेविटेशन ज्यादा नहीं लगेगा, नेक्स्ट वीक में कंप्लीट, 4-5 मैक्सिमम 5 या 6 लेक्चर, उससे ज्यादा नहीं। चलो, तो कंसेप्ट क्या है, वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, नीट वाले जिसको मजा आ रहा है वो कर सकता है, पर कोई जरूरत नहीं है, कहीं नहीं पूछेगा ये वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, चलो देखो, वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या मतलब है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, और आ चुके हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन आ चुके हैं। इरोडो में तो भर के क्वेश्चन मिलेंगे इसके, बहुत ज्यादा। तो क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनना। सपोज मेरे पास ये एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, स्क्वायर कैपेसिटर है, ड्राइंग पे नहीं जाना, बस समझ में आना चाहिए कि क्या है। ठीक है, चल, स्क्वायर प्लेट जैसा लग नहीं रहा है, चल अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेट्स हैं कैपेसिटर की। ठीक है, साइड L या A B जो भी आपको लेनी है, सेपरेशन D, तो ये साइड किसके काम आएगी, एरिया ऑफ प्लेट निकालने के लिए। ठीक, ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये बीच का जो गैप है, ये आपने डाइलेक्ट्रिक से फिल किया। अब थोड़ा फील लेना, क्योंकि ये 3D व्यू है, तो आधे बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। ठीक है, थोड़ा सा फील लेना कि क्या मैं पूछने जा रहा हूं और कैसे आप उसको निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, और दोनों आपको इरोडो में भी मिलेंगे, HCV में भी शायद दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, ध्यान से सुनना। पहला आता है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिस मटेरियल को अंदर भरा गया है, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दैट इज वेरिंग विद डिस्टेंस x, मतलब k एज अ फंक्शन ऑफ x। और सेकंड पूछता है k एज अ फंक्शन ऑफ y ये, x ये, तो x के साथ k वेरी कर रहा है पहला, और y के साथ k वेरी कर रहा है दूसरा। ऐसे दोनों आते हैं, मैं दोनों आपको बता दूंगा, पर डिटेल में नहीं, क्योंकि डिराइव आपको खुद से करना है। वैल्यूज वो कुछ भी दे सकता है आपको, k एज अ फंक्शन ऑफ x मान लो x स्क्वायर है ना, k इज इक्वल टू x स्क्वायर दिया हुआ है, या 2x + 5, 2x + 9, 2x - 9, कुछ भी, मतलब x पे डिपेंड कर रहा है। और सेकंड मैं बताऊंगा आपको y पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो बेसिक कंसेप्ट क्या, बैटरी किधर लगी हुई है, ध्यान से समझ में आ रहा है। ये ऐसी है, देखो ध्यान से समझना, ये जो प्लेट्स है ये ऐसी हैं, ऐसी, ये और ये स्क्वायर प्लेट्स, ठीक है, ऐसी रखी हुई हैं। तो हर एक की साइड L है, मतलब स्क्वायर की साइड L दी हुई है, और बैटरीज किधर है, ये नेगेटिव टर्मिनल से और ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल से। मतलब अगर मैं इधर बनाऊं तो ये ऐसे, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीट वाले लोग कुछ भी नहीं करना, उनको नहीं देखना है सब। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो।
तो पहला अगर मैं देखूं k एज अ फंक्शन ऑफ x अगर मुझे दिया है तो मेरे को एक कंसेप्ट क्लियर है कि जब भी मैं कैपेसिटेंस निकालता था, क्वेश्चन क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, तो जब भी मैं कैपेसिटेंस निकालता था मैं सीधा लिखता था k a एप्सिलॉन नॉट बाय d, क्योंकि k मेरा 5 6 7 ऐसा कुछ नंबर होता था। पर क्योंकि यहां पे k वेरी कर रहा है तो क्या आप डायरेक्टली कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं k एप्सिलॉन नॉट बाय d, k की वैल्यू x स्क्वायर डाल दोगे और आंसर आ जाएगा? नहीं, क्या करना पड़ेगा? हमेशा जैसे करते हैं फिजिक्स में एलिमेंट लेना पड़ेगा। अब एलिमेंट लेने के तरीके ध्यान से समझना। k एज अ फंक्शन ऑफ x में एलिमेंट अलग आएगा, अलग तरीके का दिखेगा। k एज अ फंक्शन ऑफ y में एलिमेंट अलग तरीके का दिखेगा। किस तरीके का दिखेगा ध्यान से समझना बहुत। k एज अ फंक्शन ऑफ x में जो एलिमेंट हम लेंगे वो कुछ ऐसा लेंगे, समझ रहे हो? यहां से x डिस्टेंस पे और थिकनेस कितनी इसकी dx, मतलब ये ऐसा दिखेगा आपको। 3D में थोड़ा विजुअलाइज करना, प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ठीक है? मेरे को जैसे ड्राइंग में प्रॉब्लम है तुमको समझने में, ठीक है? विजुअलाइज कर पा रहे हो? थोड़ा सा सोचना एलिमेंट कैसा लिया मैंने। अब ये ऐसा लिया, ये समझ में आ रहा है? अब जब k एज अ फंक्शन ऑफ y होगा तब हमारा एलिमेंट ऐसा आएगा, y, समझ रहे हो? ये y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है। थोड़ा सा विजुअलाइज करना, इसलिए नीट वालों को मैंने बोल दिया कि नहीं करना है, क्योंकि परेशान हो जाएंगे ये सब देख के, और नीट में कभी नहीं आएगा ये सब। तो थोड़ा ध्यान देना, तुम्हारे मेंस एडवांस में पूछा जाता है, ठीक है? तो सबसे पहला काम, जब भी हमको k एज अ फंक्शन ऑफ x दिया होगा और c इक्विवेलेंट मांगेगा तो हमको एक एलिमेंट लेना, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक? अगर मैं उस एलिमेंट की कैपेसिटेंस निकाल देता हूं तो इक्विवेलेंट कितनी होगी? उसका इंटीग्रेशन। अब वो इंटीग्रेशन डायरेक्टली करना है या 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/dc करना है? मतलब अगर मैं इस छोटी सी कैपेसिटेंस को dc लिखता हूं इस एलिमेंट की, तो मेरे पास दो तरीके हैं। c इक्विवेलेंट डायरेक्टली इंटीग्रेशन dc होगा। ये कब होगा? जब सारे एलिमेंट्स आपस में किस में होंगे? पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में डायरेक्टली ऐड होते हैं। या अगर सारे एलिमेंट्स आपस में सीरीज में हुए तब आपको यूज करना पड़ेगा 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/dc, क्योंकि डीसी 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 छोटी छोटी कैपेसिटेंस को जब आप ऐड करोगे तब इक्विवेलेंट मिलेगा। तो ये यूज करोगे जब आप सारे आपके एलिमेंट पैरेलल में होंगे, और ये यूज करोगे जब आपके सारे एलिमेंट्स किसमें? सीरीज में। क्योंकि सीरीज में क्या होता है? 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस वो डीसी की वैल्यू डाल दो, इंटीग्रेट मार दो लिमिट के साथ, आंसर आ जाएगा। मुश्किल लगता है नो डाउट, पर बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। बस चीजें क्लियर रखो, कंसेप्ट क्लियर रखो। अच्छा, अब मैं अपने इस एलिमेंट की डीसी निकालना चाहता हूं, और सबसे पहले मैं देख रहा हूं k एज अ फंक्शन ऑफ x। चल, मेरे एलिमेंट की डीसी कैपेसिटेंस क्या k a एप्सिलॉन नॉट बाय d। अब ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं विजुअलाइज करना, नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछना। k तो मुझे पता है एज अ फंक्शन ऑफ x वेरी कर रहा है, तो kx। डीसी क्या बोल रहा हूं मैं? डीसी इज कैपेसिटेंस ऑफ d, मतलब छोटी छोटी बात करते हैं ना, तो कैपेसिटेंस ऑफ दिस एलिमेंट जो मैंने लिया। कहां लिया है मैंने? ओरिजिन से x दूरी पे। ये अब सुनना बहुत ध्यान से, डीसी क्या होगा? k एप्सिलॉन नॉट बाय d, ऑब्वियस सी बात है। k ये हो गया एरिया, मेरे एलिमेंट का एरिया। ध्यान से देखो, अब आधे लोगों को जीवन भर वो एरिया समझ में नहीं आएगा। वो एरिया मेरा एक सवाल है। ये d है प्लेट्स के बीच में सेपरेशन, ये प्लेट्स हैं आपकी, ये d है आपका, ठीक? और जब आप ऊपर देखोगे तो ये लेंथ l है आपकी, स्क्वायर प्लेट्स है ना आपकी, तो लेंथ आपकी ये लेंथ, ये लेंथ, ये l है आपकी। तो मेरा सवाल है कि इस एलिमेंट का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा? क्योंकि ए आप क्या लेते हो? जो आपका कैपेसिटर बन रहा है उसकी प्लेट्स का एरिया, यही तो करते हो आप। तो आपने एलिमेंट लिया, ठीक है, छोटा सा कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस छोटी सी हम निकाल रहे हैं, तो एरिया उसकी प्लेट का होगा। तो वो एरिया कितना होगा? अब आधों को वो एरिया लगता है d इंटू डी एक्स या x इंटू डी एक्स। वो एरिया आएगा आपका l इंटू डी एक्स। समझना, एरिया जो है वो ऊपर बनेगा, ऊपर, समझ रहे हो? ऊपर एरिया बनेगा प्लेट्स पे। तो जो प्लेट्स पे एरिया आप देखोगे वो क्या होगा? ये थिकनेस dx और ये आपका l, तो वो बनेगा आपका l इंटू डी एक्स। समझना थोड़ा। सो k a एप्सिलॉन नॉट, वो तो बेचारा एप्सिलॉन नॉट है, डिवाइडेड बाय d जो मैंने एलिमेंट लिया उसकी प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस, वो तो d ही रहेगा। ये एकदम वैसा ही है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, ये एकदम वैसा ही है। याद करो, कल मैंने बताया था जब हॉरिजॉन्टल प्लेट्स में आप डाइलेक्ट्रिक भरते हो, सही है, जैसे मैंने कल बताया था
कि सपोज ये आपके पास ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेट्स रखी हैं, एक डाइलेक्ट्रिक इतने में भरा, आधे में, आधा एरिया, तो एरिया कैसे लेते हैं वो समझो। यहां से रिलेट कर सकते हो आप जो मैंने आज बताया कि एरिया मैंने एल डी एक्स कैसे लिया, और आधे में आपने भरा K2 वाला, और आपको इसके बीच में कैपेसिटेंस मांगी है, याद आया? ये एरिया A/2 दिया है, ये आपका D दिया है, तो इसकी कैपेसिटेंस C1 में कैसे लिखता था? K1 A की जगह A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय D, वो D ही है, वही सेम है यहाँ पे। और ये आपस में किसमें होते थे? पैरेलल, क्योंकि इस कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव से, इसकी भी एक प्लेट पॉजिटिव से, इसकी एक प्लेट नेगेटिव से, इसकी एक प्लेट नेगेटिव से। क्या सेम फंडा यहाँ पे है? क्योंकि प्लेट्स को आपने अभी भी ऐसे ही रखा, समझ रहे हो? तो जब आप ये छोटे 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 एलिमेंट्स लोगे तो आपस में किसमें आएंगे? पैरेलल। ध्यान से समझना। तो केस 1 में जब k एज अ फंक्शन ऑफ x होगा, सो ऑल द एलिमेंट्स विल बी इन पैरेलल। समझ रहे हो? और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? डायरेक्टली सबको ऐड कर दो, मतलब डायरेक्ट हम यूज करेंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DC। DC मेरे छोटे से एलिमेंट की कैपेसिटेंस, वो मैं अभी निकाल ही रहा हूं। K A ये कैसे लिखा है LDX वो समझो, क्योंकि प्लेट्स के ऊपर एरिया बनेगा आपका, इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। D क्यों रहेगा वो समझो, समझो, मुश्किल नहीं है, आसान है बहुत। चलो आगे यहां तक। अब आगे बस खत्म सवाल। अब आपसे क्या पूछे? C इक्विवेलेंट। सो C इक्विवेलेंट विल बी इंटीग्रेशन DC। सो इंटीग्रेशन L एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये तो कांस्टेंट ही है, बाहर आ जाएंगे। अंदर क्या? K एज अ फंक्शन ऑफ x इंटू dx। अब K एज अ फंक्शन ऑफ x कुछ भी हो सकता है, x स्क्वायर, x क्यूब, 2x माइनस 9, कुछ भी हो सकता है। तो लिमिट किसकी डालेगी? x की। तो एलिमेंट यहां से यहां तक जाएगा, तो x की लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू, अब लिमिट में भी गलती होगी आधों से, यहां से यहां पूरा कवर करना है। सो 0 से लेके लेंथ ऑफ द प्लेट L तक। अब वैल्यू डालो K की, इंटीग्रेट मारो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? समझना, कोशिश करना समझने की कि K एज अ फंक्शन ऑफ x में हमने ये कैसे किया। ठीक है? समझ पा रहे हो? पैरेलल में क्यों होंगे वो समझ पा रहे हो? क्योंकि आप देखो आपने बैटरी कैसे लगाई, आपके बैटरी के टर्मिनल्स कैसे है, आप एलिमेंट कैसे ले रहे हो, समझ रहे हो? आपके ये आपकी ऐसा रखा है आपने, और जब आप बीच में डाइलेक्ट्रिक भरोगे ऐसे छोटे 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 छोटे, तो ये छोटे 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 आपस में किसमें होंगे? पैरेलल, क्योंकि हर एक की ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है और नीचे नेगेटिव। वो कब पॉसिबल होता है? जब आपस में किसमें होता है? पैरेलल। और एक की कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? K A एप्सिलॉन नॉट बाय D, सिंपल है ना? K एज अ फंक्शन ऑफ x वेरी कर रहा है तो ऐसे डाल दो। A एरिया ऑफ ईच प्लेट, वो बनेगा ऊपर, प्लेट के ऊपर यहां पे, तो वो एरिया ध्यान से देखो तो L इंटू dx दिखेगा, dx थिकनेस हमने जो ली है, इंटू एप्सिलॉन नॉट, वो तो सेम है, डिवाइडेड बाय D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, वो D ही होगा आपका, ध्यान देना। D मैंने क्या लिया है? ये, इनके बीच में ये सेपरेशन। सोचना थोड़ा सा, समझ में आ जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक, चलो लास्ट, K एज अ फंक्शन ऑफ y अगर दिया है तो मैं उसी डायग्राम में बता रहा हूं, आप लोग नया बना लेना। अब आपका एलिमेंट कैसा आएगा? अब आपका एलिमेंट आएगा, ध्यान से समझना, अब आपका एलिमेंट आएगा कुछ ऐसा, ऐसा अंदर की तरफ, समझ पा रहे हो? ये ऐसा अंदर की तरफ, ठीक है? कितना ऊपर? ये y, और ये कितना आपका? dy, समझ रहे हो? ये ऐसा ऐसा अंदर की तरफ, ठीक? अब बोर्ड पे तो ऐसे ही बनेगा, 3D इमेजिन करो। अच्छा, अब कितनी लिखोगे इसकी छोटी सी कैपेसिटेंस DC? दैट विल बी K एज अ फंक्शन ऑफ y होगा इस बार A। अब A क्या होगा? अब ध्यान से समझना, देखो ये है और ये ऐसा जा रहा है आपका एलिमेंट, तो एरिया क्या होगा? एरिया L स्क्वायर होगा इस बार, समझो। उसमें एरिया है वो क्यों था, इसमें एरिया ये क्यों है, समझो। तो एरिया विल बी L स्क्वायर, सो K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। D इस बार क्या होगा? दैट विल बी dy, ठीक है? और ये छोटे 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 आपस में किसमें हो जाएंगे? सीरीज में होंगे इस बार, ठीक है? ये वैसे ही है जैसे मैंने कल भी बताया था, ये अगर ये आप ऐसे भरते हो तो ये आपस में किसमें आता है? आपके सीरीज में, ये वैसे ही तो है, ठीक? तो सीरीज में है तो क्या लिखोगे? 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय DC। सो इंटीग्रेशन 1 बाय DC की वैल्यू L स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा K एज अ फंक्शन ऑफ y, और dy आपका ऊपर, ठीक?
k एज अ फंक्शन ऑफ y डाल दो, जो भी क्वेश्चन में दिया y की लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू l, क्योंकि आपको पूरा कवर करना है। तो y की लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, यहां से लेके यहां तक एलिमेंट जाएगा, तो 0 से लेके l तक। l तक होगा कि d तक होगा, d तक होगा, 0 से लेके d तक, l तक थोड़ी होगा इस बार, ठीक है। नीचे से ऊपर 0 से लेके d तक। अरे आ रहा है, वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व, थोड़ा लॉग वोग में आएगा जहां तक दिख रहा है, क्योंकि k एज अ फंक्शन ऑफ y नीचे है। और फिर ये करने के बाद उसको रेसिप्रोकल भी करना है, ये मत भूलना, ठीक है, क्योंकि ये 1/c इक्विवेलेंट आया। तो ये है दोनों आपके जो थोड़े से हार्ड हैं, और कल जो हम पढ़ेंगे वो आसान है, मतलब वो थोड़ा अजीब है जो मंडे को हम पढ़ेंगे, 10 मिनट लगेगा उसमें। ये अगर नहीं समझ में आएगा मैं मंडे को वापस बताऊंगा, पर आ जाना चाहिए, कुछ मुश्किल नहीं है। बस इमेजिन करो 3D में कि कैसी प्लेट्स रखी हैं, एलिमेंट्स कैसे लिए हैं मैंने, क्योंकि मुझे पूरे में डाइलेक्ट्रिक भरना है। तो जब मैं एलिमेंट लूंगा तो मैं ऐसे लूंगा ना, ताकि प्लेट्स के बीच का पूरा ये रीजन कवर हो जाए। तो मैंने एलिमेंट कैसे लिया, एज अ फंक्शन ऑफ y में ऐसे 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 ऊपर जा रहे हैं, तब एरिया ये l² ही रहेगा, ये समझो, ठीक है। और जब एज अ फंक्शन ऑफ x में मैंने ऐसे लिया था, तब एरिया ये l इंटू डी एक्स कैसे आएगा, लिमिट 0 टू l पहले में क्यों आई, इसमें 0 टू d क्यों आई, वो समझो। समझ पा रहे हो, लिमिट 0 से d आएगी इसमें, क्योंकि ये ऐसे कवर होगा ना पूरा, तो यहां से लेके ऊपर तक जो 0 से d आएगी ना लिमिट। कर लोगे पक्का, इसमें लिख लेना, ऑल एलिमेंट्स विल बी इन सीरीज, ठीक है। तो जब भी सीरीज में होंगे तो आपको 1/c इक्विवेलेंट से निकालना पड़ेगा, और पैरेलल में हो तो डायरेक्टली, ये मैंने सामने भी लिखा है। तो k एज अ फंक्शन ऑफ x में पैरेलल आ रहे थे, k एज अ फंक्शन ऑफ y में सीरीज में आ रहे हैं, ठीक है। चल, तो यहां पे आज बंद करते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो गया आज का लेक्चर, पर हाँ कर लोगे सॉल्व तो अच्छे से समझो। ये जो लास्ट में मैंने पढ़ाया, बीवी जो पढ़ाया वो समझो, और वो जो 2 केसेस पढ़ाया एट कांस्टेंट चार्ज एट कांस्टेंट वोल्टेज वो समझो, ठीक है। कोई भी डाउट है उसको पूछो, अगर ये नहीं समझ में आएगा मंडे को करेंगे, और मंडे को 10 मिनट में करके खत्म करके नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। चल।